हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये प्यारा सा वीडियो लेक्चर बेस्ड है वैन हॉफ फैक्टर के ऊपर। और मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि वैन हॉफ फैक्टर से सवाल जो है वो नीट में, जेई में, आईआईटी में और इवन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किससे? वैन हॉफ फैक्टर से। क्वेश्चन में एक अच्छा स्टैंडर्ड बना होता है और इस वैन हॉफ फैक्टर को पढ़ने से पहले आपके माइंड में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होने चाहिए। और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? सर, हमने पहले ही आपके वीडियो लेक्चर में उसे देख लिया। गुड। जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे उसे अब मैं कोरिलेट कर रहा हूं किसके साथ? वैन हॉफ फैक्टर के साथ। कैसे? आप ध्यान देना। यहां सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके बारे में गाइस? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो टोटल होते हैं 4। और उस 4 में से शायद आपको नाम याद होगा। पहला कौन सा? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से बात समझ ले गाइस। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या पढ़ चुके हो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं आता हूं सबसे पहले आपके इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। गाइज, आपको याद होगा कि कैसे ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू XB। XB इज द मोल फ्रैक्शन। दूसरे केस में, इसमें अगर मैं बात करूं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो दैट इज कॉल्ड डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M। वही गाइस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बात करते हैं तो ये क्या था? डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो था वो था पाई इज इक्वल टू M इंटू R इंटू T। ये चारों इक्वेशन को हम लोग पढ़ चुके हैं और इस चारों इक्वेशन को अब मैं कोरिलेट कर रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर उसे कोरिलेट करेंगे किसके साथ? वैन हॉफ फैक्टर के साथ। देखते जाओ कैसे कैसे। ये गाइस मोल फ्रैक्शन, और इस मोल फ्रैक्शन को हम लोग निकालते हैं NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। तो यहां पर जो बच्चा डिराइव होता है वो आता है मोल ऑफ सॉल्यूट। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल किसका? ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो हाँ सर, ये तो होगा, ये तो पढ़े थे। तो गाइज इस पे आ जाते हैं। यहां डेल TB इंटू KB इंटू M है। M का मतलब होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहां तक सही है? यहां भी तो वही बात होगी। क्या होगी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और गाइज यहां है पाई इज इक्वल टू MRT। M का मतलब क्या है? मोलैलिटी। तो इस M के जगह पे हम लोग पुटअप कर सकते हैं NB डिवाइडेड बाय V इंटू RT, दैट इज कॉल्ड पाई। N क्या है? N इज द, यहां पर भी हो जाता है नंबर ऑफ मोल किसका? ऑफ सॉल्यूट का। सर हटिए, नजर नहीं आ रहा, हट रहे हैं गाइस, देख लो। V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बाबू ये याद रखना कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो 4 है, और वो 4 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहला, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो मिलाते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। सही है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। ये भी सही है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करेगा किसके ऊपर? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
पार्टिकल्स। तो गाइस ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड किया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। आगे आते हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जहां तक मेरा मानना है, आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम किसे कहते हैं? वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। एक बार फिर से समझ लेना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यहां तक क्लियर है? अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब कब बढ़ेगा? तब सर जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे। या दूसरी केस में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जब घटेंगे तो क्या घटेगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये 4 आपके क्या हो जाते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां तक गाइस क्लियर है? आगे आते हैं अब हम लोग किसके ऊपर? वैन हॉफ फैक्टर्स के ऊपर। इसे मैं इरेज करने जा रहा हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं। गुड। तो बच्चा लोग ये देखो कि ई वाला तो पहले हमको समझ में आ गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब मैं जो सॉल्यूट पार्टिकल्स लेता हूं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस सॉल्यूट पार्टिकल्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। सर सॉल्यूट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं देखे, यहां देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए। किताब में ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं दिया हुआ, वो कैसे ध्यान दो आप। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स 2 तरह के होते हैं। पहला जिसे आप कहते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा जिसे कहते हो क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स आपको समझाऊंगा। क्यों सर पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों नहीं समझा सकते? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, यूरिया, ग्लूकोज, इसका बहुत सारा क्वेश्चन आपने बनाया है। अब बारी आती है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। गाइस आप सोचो कि मैं एक ग्लास वाटर ले लेता हूं, दिस वन इज अ सॉल्वेंट। हाँ सर जानते हैं, नया क्या है इसमें? इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोलाइट्स। वो इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जांपल के तौर पे आप ले लो सोडियम क्लोराइड, ठीक है? आप सोडियम क्लोराइड को लिए किस फॉर्म में लिए गाइस? सॉलिड के फॉर्म में। और इसको कहां डाल दिए? इसके अंदर। आपने इसके अंदर डाल दिया, और डालने के बाद आप सोडियम क्लोराइड कंसीडर करके चल रहे हो। और सोडियम क्लोराइड कितना मोल है? तो सर 1 मोल है। ये पूछने वाली कोई बात है? लेकिन गाइस हो क्या रहा? हो यह रहा है कि ये सोडियम क्लोराइड जैसे पानी के अंदर जा रहा है, पानी के अंदर जाने के बाद ये डिसोसिएट कर जा रहा है। डिसोसिएट का मतलब ये टूट जा रहा है किसमें? Na प्लस दैट इज एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में। मतलब ये कि ये इसके अंदर जाने के बाद डिसोसिएट कर जाएगा। ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि NaCl था 1 मोल, लेकिन जैसे वाटर के अंदर गया ये क्या हो गया? डिसोसिएट कर गया। और डिसोसिएट करके नंबर ऑफ मोल्स कितना बना दिया? 2। अब यहां पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा? Qualitative properties are those property which depends on the number of solute particles, not on the nature of solute. Qualitative properties को सिर्फ एक चीज आता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ काउंट करना। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, और ये मैं मार्कर कितना है भाई? 1 2 3 4। इससे मतलब नहीं है कि ये ब्लू मार्कर है, ये ग्रीन मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, ये रेड मार्कर, डजंट मैटर। इसके नेचर से कोई लेना देना नहीं है। टोटल नंबर कितना है? 4, वो 4 बता देगा। तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को गिनता है कौन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ना कि नेचर को। तो NaCl रहे तो वो 1 गिनेगा, लेकिन Na प्लस और Cl माइनस को वो कितना पार्टिकल्स गिनेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां हो जाएंगे 2। और बेटा डिसोसिएशन और एसोसिएशन टर्म आता है। डिसोसिएशन क्या? एकदम इजी वे में आपको समझ में आएगा। आप देखो यहां ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, और डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? ये बीच से टूटकर 2 मॉलिक्यूल्स बन गया, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन। क्या हो गया? ये डिसोसिएशन। और ये एक दूसरे के साथ जुड़ गया तो ये कहलाएगा एसोसिएशन। आई थिंक सो बड़ा आसान सा टर्म है, आप समझ गए होंगे क्या है एसोसिएशन। एसोसिएशन जब 2 लोगों का मिल जाना, मिलते बहुत सारी चीजों में लोग, आप समझदार हो, समझ गए होंगे।
मिलना, और दूसरा क्या होता है बिछड़ जाना। जब बिछड़ेगा तो क्या बोलेंगे डिसोसिएशन, और मिलेगा तो क्या बोलेंगे एसोसिएशन। तो ये हो गया क्या फिर से डिसोसिएशन, और ये क्या हो गया जब जुटा तो एसोसिएशन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में जो आपका वैल्यू होता है वो डिफर हो जाता है। एग्जांपल के तौर में मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा एक क्वेश्चन दिया कि बाबू रे 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया गया कितना 100 ml वाटर में। आप कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो। आपने लगाया ट्विंग 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 ट्विंग, कैलकुलेट करके लिख दिया सर आंसर आएगा इसका x। आपने क्या कैलकुलेट किया, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने कैलकुलेट की, आपका वैल्यू आ गया x। तो सर x थोड़ी आएगा, तो निकालना पड़ेगा। अभी मैं समझा रहा हूं जिस पॉइंट को उसको समझने का कोशिश करो। कैलकुलेट करके मेरी वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब कोई दूसरा बंदा है, उसके पास बैटले हैडले मेथड से उसने इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया। लास्ट क्लास में पढ़ाए थे ना बैटले हैडले मेथड। उसने क्या किया, इस बार प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व किया कि क्या इसकी वैल्यू इतनी आएगी जितना ये कह रहा, मतलब आप कह रहे हो जितना आप कैलकुलेट करके लाए हो। याद आ रहा, इस तरह का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि किस तरह से आएगा। ध्यान देना, ये आप निकाल रहे हो कैलकुलेट करके, और दूसरा बंदा इस मेथड के हेल्प से वो क्या कर रहा, ऑब्जर्व कर रहा है। और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स चाहे तो दो ही कर सकता है, चाहे तो वो एसोसिएट कर सकता है या फिर डिसोसिएट कर सकता है। तो गाइज हमने लिया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा, ऑब्वियसली डिसोसिएट करेगा। तो डिसोसिएट करने पे आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगी x, और ऑब्जर्व के केस में ये आ जाएगी 2x। सर कैसे, देख बाबू आप कैलकुलेट तो कर रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना यहां मान रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आपके पास 1, क्योंकि आपने NaCl सोचा, लेकिन NaCl पानी में जाने के बाद डिसोसिएट करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना बना दिया 2। तो जब ये ऑब्जर्व किया जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2x। ले सर सब बेकार हो गया क्या, वही सब जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन वगैरह बनाए थे उसमें जो जो NaCl वाला सवाल था सब गलत ही हो गया होगा बिल्कुल। तो याद रखना यहां पर वैन हॉफ फैक्टर क्यों आया, किस लिए आया, क्या करने के लिए आया, घूमने फिरने के लिए नहीं, आपको सुधारने के लिए कि आपने जो इससे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें थोड़ा फॉल्ट है, और वो फॉल्ट को सुधारा जा सकता है। कैसे, आप यहां ध्यान दो, ये कैलकुलेट है और ये क्या है ऑब्जर्व है, और ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंसेस आएगा उसी डिफरेंस को डिनोट किया जाएगा I से, और ये I आपका बताएगा कौन, वैन हॉफ फैक्टर। हाँ सर अब समझ में आया कि वैन हॉफ फैक्टर कहे के लिए आया है, इसलिए कि ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहा है वो डिफरेंसेस ना आए, बल्कि ऑब्जर्व वैल्यू भी वही आए और कैलकुलेटेड वैल्यू भी वही आए। तो गाइस ये बात समझ में आ गई, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अभी और सीखना बाकी है एसोसिएशन और डिसोसिएशन में, अभी तो मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं नन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ये नन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो ना ही एसोसिएट करे, मतलब ना ही जुटे ना ही टूटे, दैट इज अ न्यूट्रल, वो न्यूट्रल रहेंगे। वैसे मॉलिक्यूल्स को नन इलेक्ट्रोलाइट्स में रखा गया, और ऐसे में कौन आ जाएगा गाइस, यूरिया। यूरिया के बाद दूसरा कौन आ जाएगा सर, ग्लूकोज। इसके बाद और कौन हो जाएगा, तो एग्जांपल है सुक्रोज एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो किसमें आ जाते हैं, नन इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो इसको जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो डालने के बाद ये किसी फॉर्म में ना टूटेगा ना ये जुटेगा। ऐसे केस में I का मान क्या होता है, 1 होता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कैलकुलेट किया कि इतना ग्राम यूरिया को डाल के उतना ग्राम वाटर में डाल करके ऐसे करके वैसे करके कैलकुलेट करके लाया, तो यूरिया का जो मान आएगा वो कितना आएगा, मान के चलो आपने कैलकुलेट किया और कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी आ गई x। दूसरी चीज, ये तो कैलकुलेट वैल्यू हुई जो थ्योरेटिकली आप कैलकुलेट करके लाओगे, लेकिन वही चीज अगर मैं ऑब्जर्व करूं प्रैक्टिकली, तो ऑब्जर्व वैल्यू भी क्या होगी
x होगी, और इस दोनों को कैलकुलेट करके मान आएगा I का। I कैसे डिनोट होता है? I डिनोट करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा किस चीज का, एक चीज का जिसका नाम है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो गाइज ऑब्जर्व कितना हो रहा था x, इसके केस में आएगा कौन, नन इलेक्ट्रोलाइट्स में, और वही आएगा आपके कैलकुलेटेड में, तो इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो ऐसे केस में I का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, किसके केस में, नन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, जो आपका कौन है यूरिया, आपका कौन ग्लूकोज, आपका कौन सुक्रोज। हाँ सर, अब समझ में आ गया कि नन इलेक्ट्रोलाइट्स में I का मान 1 होगा, क्योंकि ना ही वो एसोसिएट करेगा ना ही वो डिसोसिएट करेगा। तो पहले मैं लिख देता हूं नॉर एसोसिएट और नॉर बी डिसोसिएट। इसकी कहानी खत्म, और अगर इसकी कहानी खत्म हो गई तो इसको साइड कर दो। चलिए भैया आप तो साइड हो जाइए, अब आपकी बारी आने वाली है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स में दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, एक वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो एसोसिएट करेगा। तो गाइस हम लोग पहला हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन, डिसोसिएशन के बारे में, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएट। जब कभी कोई मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करता है वाटर में जाने के बाद, तो डिसोसिएशन करने की वजह से उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक साधारण सा एग्जांपल ले लेते हैं KBr का, यानी पोटासियम ब्रोमाइड। अब ध्यान देना, ये पोटासियम ब्रोमाइड किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में, और इस पोटासियम ब्रोमाइड को आपने कहां डाला, एक्वस में, पानी के अंदर, और जैसे पानी के अंदर डाला ये टूटा K+ में, और कहा Br- में, एक्वस। अब ध्यान देना गाइस, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं ये बोलने जा रहा हूं कि पोटासियम ब्रोमाइड जो पहले कितना था, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मोल था, लेकिन पानी के अंदर डालने के बाद ये क्या हो गया, डिसोसिएट कर गया। एक था लेकिन बन कितना गया, अब 2 बन गया। बताएं तो ये KBr हो, K+ हो, Br- हो, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर से कोई लेना देना नहीं है इसको। इसे एक चीज से ही लेना देना है कि नंबर कितना है, तो यहां नंबर गिन सकते हो कितना 1, और यहां नंबर गिन सकते हो तो सर नंबर 2। तो ऐसे केस में ये 1 मोल था, ये एक कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। तो हाँ सर बढ़ा तो जरूर। अच्छा गाइस ये बढ़ेगा तो इसमें हम I का मान कैसे निकालेंगे, और I का मान निकालने के लिए आपको 2 चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये 2 चीज है क्या, ध्यान देना, नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। मतलब सर बता रहे हैं मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन। तो सर ये तो डिसोसिएशन वाला ना पढ़ा रहे हैं बेटा, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैन होफ फैक्टर निकालने के लिए, वैन होफ फैक्टर मतलब क्या है, I है, और ये वैन होफ फैक्टर I निकालने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर। आफ्टर क्या होता है, बाद, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कितना मोल बना यहां, सर 2 मोल बना, क्योंकि आफ्टर है ना, बाद, इसके टूटने के बाद, एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो भी हो, यहां तो डिसोसिएशन हुआ, तो डिसोसिएशन के बाद कितना बना, तो 2, तो यहां 2 रख दें। जस्ट इसके नीचे कह रहा नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर, यानी पहले, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के पहले कितना था, तो सर 1 था, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। I का मान आ गया कितना, 2। ये क्या कर रहा, डिसोसिएशन कर रहा। और एक बात का ख्याल रहे कि ये मॉलिक्यूल्स अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सर कहे अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता तो का होवे है, तो मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब मैंने 1 मोल लिया तो ये 1 मोल कंप्लीटली आयोनाइज्ड हुआ 2 मोल में। अगर मैं इसे 10 मोल लेता तो ये 10 मोल का 20 मोल बनाता।
अगर मैं यहाँ 20 मोल लेता तो यहाँ कितना बन जाता 10 और 20 और 20 टोटल कितना 40 यानी 40। इसी तरीके से ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा, वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ये कंडीशन नहीं है, वहां पे डिसोसिएशन 100% नहीं होता, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो अल्फा का मान क्या होगा 1। सर बीच में अल्फा घुसा रहे हैं, घुसाना पड़ेगा। और इसको घुसाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है वो क्या है, वो ये है कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्या क्या होंगे। डिसोसिएशन के केस में सबसे पहले, किसके केस में, डिसोसिएशन के केस में, अगर आप इसको नोट कर लेते हो तो ज्यादा अच्छा है, वैसे तो सब नोट करना। डिसोसिएशन के केस में सबसे पहले आई का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो सर अभी 2 लिखे हुए थे, तो बच्चा वो 2 क्या है, 1 से ज्यादा है, इसलिए वो कहलाएगा डिसोसिएशन, जिसमें आई का मान क्या है 1 से ज्यादा है। 2 आ रहा था ना, चलो ठीक है। तो ये पहली चीज आपको समझ में आई। दूसरी चीज, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी। तो सर हम बताएंगे, जल्दी सोचो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा या घटेगा। तो सर बढ़ेगा। कैसे, तो पहले था 1, अब हो गया 2। पहले 1 की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो रही थी, लेकिन 2 होने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरी चीज बताओ गाइस, मोलर मास में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सर मोलर मास घटेगा। कैसे घटेगा, ध्यान दो। यहाँ पोटासियम ब्रोमाइड दोनों एक साथ है ना, जैसे ये मेरे पास मार्कर जो है ढक्कन है, आप लोग नहीं हो, ठीक है। तो ये दोनों को आप जोड़ कर रखो। अब इस दोनों के मास के बारे में एक्सपेक्ट करो, इसका मास ज्यादा है, लेकिन जैसे ये डिसोसिएट करेगा, अलग अलग होगा, तो ऑब्वियसली है कि मास क्या होगा, मोलर मास घट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको ले लेते हैं फिर से। आप देख लो कि ये दोनों मिला करके मोलर मास, आप एक्सपेक्ट करो कि इसका मोलर मास कितना है 60 है, लेकिन जैसे ये डिसोसिएट करेगा तो मोलर मास इधर क्या हो जाएगा 30 और इधर क्या हो जाएगा 30, तो मोलर मास यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है। किसके केस में घटता है, डिसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरी चीज, सर दूसरी चीज कहां, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, यहाँ 4th वन में आप पहुंच गए, आप दूसरी करके लेके चले जाते हैं 4th तक। तो गाइस डिसोसिएशन में आई का मान ग्रेटर देन 1 होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, मोलर मास डिक्रीज होगा। आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा, इसका मोलर मास जो होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, लेकिन जब ये डिसोसिएट कर गया तो मोलर मास ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। दूसरी चीज बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो सर क्वांटिटी यहां पे बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां 1 था और यहां क्या हो जाएगा 2, इसलिए क्वांटिटी यहां बढ़ेगी। तो ये बात आपको याद रखना है, किसमें, डिसोसिएशन में। और अगर ये बात आपके दिमाग में घुस चुका है कि डिसोसिएशन क्या होता है, तो आगे के क्वेश्चंस हमें पकड़ने में काफी आसानी होगी। पहला चीज कि डिसोसिएशन में वैन टॉप फैक्टर का मान ग्रेटर देन 1 होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मोलर मास घटेगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। किसकी क्वांटिटी, सॉल्यूट की क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन। इसको मिटाते हैं गाइस। आगे इस बात को आप नोट करके रखोगे, कौन से बात को, इसके ऊपर वाले बात को, जिसमें कह रहा नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर। इसको मैं मिटा दूं। चलिए कुछ क्वेश्चन है जिसे मैं अभी बहुत साधारण तरीके से बनाऊंगा, और इसे बनाने के बाद आपको भी मैं दूंगा क्या, लॉलीपॉप नहीं, क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, पहला है कि सर K4FeCN का होल 6, सर पहले बॉल पे छक्का और चौका भी, दोनों साथ साथ। गाइस ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप नहीं जान रहे हो तो लॉलीपॉप क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है। दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोसिएट कैसे होगा, ध्यान से देखना। यहां पोटासियम कितना है 4, और ये 4 पोटासियम टूटेगा K+ में, प्लस दूसरा क्या है FeCN का होल 6, ये दोनों डिसोसिएट नहीं करेगा, जो इसके बाहर है वही डिसोसिएट करेगा, ये वैसे ही रहेगा। मतलब यहां हो गया FeCN का होल 6 टू दी पावर 4 माइनस। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां कितने हो रहे हैं और पहले कितने थे, मैंने कहा आफ्टर एंड बिफोर, ये क्या हो गया, ये हो गया आफ्टर एंड दिस वन इज अ बिफोर।
और जो वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं, आई इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। यहां पर डिसोसिएशन हुआ है, आफ्टर मतलब 4 और 1 5, टोटल हो गया 5 डिवाइडेड बाय पहले कितना था, बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स था 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 1, तो आई का मान आ गया क्या, 5। इसके बाद और बात करते हैं गाइस, और कुछ एग्जांपल देख लो, स्टैंडर्ड एग्जांपल देखना, बवा वाला एग्जांपल नहीं देखना। AlSO3 का होल SO3 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट। चलो ठीक है, यहां पे ये डिसोसिएट करेगा तो बनेगा 2Al3 प्लस क्या 3SO4 2 माइनस। अब गाइस फिर से आते हैं उसी के बाद, ये क्या है, ये है बिफोर और ये वाला है आफ्टर। फिर से आ जाओ, आई निकालने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर क्या डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो 2 यहां नजर आ रहा है, 3 यहां नजर आ रहा, 2 3 5, ये 5 लिखा गया। आते हैं पहले कितना था, तो सर यहां पे पहले 1 था, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5। तो सर आसान हो गया, अब समझ में आ रहा है, आ नहीं रहा बल्कि आ चुका होगा। मैं मिटाऊं इसको, क्योंकि आगे हम लोगों को इससे और ज्यादा चीज देखना, नोट कर लो इसको। चलो गाइज, एक क्वेश्चन आप बना करके दिखाओ इसी टाइप का। तो सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं गाइज, आगे जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत को हम लोग पहले मिटा लेते हैं। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है और ये डिसोसिएट करके बनाया Al3 प्लस 3Cl माइनस। टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम खत्म, आंसर आ चुका है। आई का मान कितना आ रहा है, आई का मान 4 आया है। कैसे, ये सर आफ्टर डिसोसिएशन है, तो 3 मोल यहां 1 मोल यहां, टोटल नंबर ऑफ मोल 4 डिवाइडेड बाय 1, तो यहां पे आ गया 4। गुड, आई का मान कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ गया, ये चीज समझो। आगे आते हैं, आगे बताते हैं, इसे मिटा दूं। ठीक है चल, इतना तो समझ में आ गया। आगे क्या समझा रहे हैं सर, आगे समझा रहे हैं गाइस, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। ये एसिटिक एसिड को आप एक्वस में डालोगे, कहां डालोगे, पानी में, और जैसे एसिटिक एसिड को पानी में आप डालोगे ये डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करके बनाएगा CH3COO माइनस प्लस क्या H प्लस। अब ध्यान देना, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, आपको पता है कि ये एसिटिक एसिड है। क्या ये एसिटिक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है? मतलब सर, मतलब ये है कि अगर इस मॉलिक्यूल्स को हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिया है तो ये 100 का 100 डिसोसिएट नहीं करेगा। अब यहां पे देखो, क्योंकि इसको लिखने में टाइम लगेगा, ये ए मॉलिक्यूल्स है और ए मॉलिक्यूल्स टूट रहा है किसमें, बी प्लस में और सी माइनस में। अगर आपने ए मॉलिक्यूल्स 100 लिया है तो 100 में अगर ये 100 टूट रहा है, 100 में ये क्या 100 यानी सारा का सारा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर जा रहा, तो ऐसे को आप कहते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा का मान जो होता है वो 1 होता है। लेकिन मैंने ये एग्जांपल लिया है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है बल्कि क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर ये कमजोर है, तो कमजोर है तो क्या करेगा, कमजोर है तो ये करेगा कि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा। मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर 100 मॉलिक्यूल्स आपने डाला है तो 100 का 100 डिसोसिएट नहीं करेगा। मान के चलो ये 50 और ये 50, तो बाकी का बचा हुआ 50 ऐसे ही बना रहेगा, यानी रिमेन A50 बचेगा। फिर से बात समझ लो, मैंने ये मॉलिक्यूल्स ऊपर में देख लो, ये मैंने ये मॉलिक्यूल्स कितना ले रखा है 100, और ये 100 मॉलिक्यूल्स में 50 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हो रहा है। कितना मॉलिक्यूल्स 50, और बाकी का 50 मॉलिक्यूल्स वैसे ही है। तो ऐसे ही को हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में 1 नहीं होगा अल्फा का मान। आई और अल्फा दोनों अलग अलग है। अल्फा बताता है डिग्री ऑफ किसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, किसको डिनोट करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, ठीक है। तो अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट कर रहा है 1 कब होता है, जब कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। मतलब यहां हमने 100 ले लिया तो 100 मॉलिक्यूल्स वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, पूरी तरह टूट जाएगा, तब आप इसे कहोगे
क्या चीज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मान के चलो 50% टूटा, तो ऐसे केस में अल्फा का मान हो जाएगा 0.5। सर हमको कैसे पता चलेगा कि अल्फा का मान कैसे निकालेंगे? गाइस ये मैं समझा रहा था, अभी आप बात समझो। बात ये है, ये जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहा, अगर मैं इसे टी इनिशियल टाइम पे देखूं तो जो कंसंट्रेशन था इसका था, मान के चलो ये 100 था, नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना था, 100 था। और ऐसे केस में इनिशियल स्टेज में ये क्या था, 0। इनिशियल का मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, बिल्कुल इनिशियल फॉर्म में है। तो जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट अभी एक भी नहीं बना। धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, ये बनेगा और ये घटेगा, जितना ये बनेगा उतना ये घट जाएगा। बोलो सही है? हाँ चलो, तो 100 माइनस कर दो 50 का 50 ये बना, तो ये 50 क्या हो गया, घट गया। और ये है फाइनल टाइम। फाइनल का मतलब ये अटेंड कर लिया क्या, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया, वो फाइनल टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में 100 माइनस 50, क्योंकि 50% ये डिसोसिएट कर गया, और जब ये 50% डिसोसिएट कर गया तो मुझे अब अल्फा का मान निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा का मान। ऐसे केस में गाइस अल्फा का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जोड़ दो। इस अल्फा का मान लाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ है, 50 डिवाइडेड बाय कितना था, 100। तो ये हमेशा जब भी आएगा तो किसमें आ जाएगा, 0.5, यानी कि ये 50% डिसोसिएट किया, तो अल्फा का मान क्या हो गया, 0.5। अल्फा के बाद यहाँ पे आई का मान हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आई का मान निकालने के लिए आप सबसे पहले देखो टोटल नंबर। आप ये सोचो कि कंटेनर में, इस वाटर कंटेनर में पहले क्या था, यहाँ वाटर था, और इस वाटर में आपने सॉल्यूट डाला। सॉल्यूट ये है, सॉल्यूट कितना था, इनिशियली आपने डाला 100 मॉलिक्यूल्स, क्या, इसको, किसको, एसिटिक एसिड को, कहा, वाटर में। गाइस ये 100 मॉलिक्यूल्स जैसे अंदर गया, जाने के बाद 50 मॉलिक्यूल्स तो टूट गया। 50 मॉलिक्यूल्स टूटा किसमें, आयंस में, और जो 50 मॉलिक्यूल्स आयंस में टूटा, बाकी का 50 तो ऐसे ही बचा हुआ है। तो ऐसे केस में यहां पे देखो 50 ये बचा है, 50 ये बचा है, 50 ये बचा है। तो फाइनल वैल्यू जब हम आई का कैलकुलेट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो ये 50% डिसोसिएट होगा, लेकिन 50% तो बचा होगा, तो 100 माइनस 50 प्लस ये डिसोसिएट होके बनाया 50, ये डिसोसिएट होके बनाया कितना, 50 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था, 100 था, तो डिवाइडेड बाय 100। सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1.5 आ गया। क्या आ गया, आई का मान, क्योंकि ये आफ्टर डिसोसिएशन है और ये बिफोर डिसोसिएशन है, तो ऐसे केस में इसका मान क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये भी डिसोसिएट किया, लेकिन वैसा डिसोसिएशन जिसमें अल्फा कितना है, 0.5। लेकिन याद रहे कि अल्फा का मान 1 कब होगा, जब ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। कंप्लीटली आयोनाइज्ड भी मैं करके दिखा देता हूं आपको, कैसे आप करोगे। मान के चलो ये कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये तो एग्जांपल नहीं होगा, कोई और होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। और ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि ये सारा मॉलिक्यूल्स टूटकर इस मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। तो 100 माइनस 100 इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 0। कितना हो गया, 0 हो जाएगा। इसको मैं मिटा दूं। अब जब ये 0 हो गया तो ऐसे केस में बचा यही दोनों ना, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसमें वाटर में यही होगा, सिर्फ ये और ये। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो वैसे केस में 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ऐसे केस में जो आएगा वो वैल्यू आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 2। तो आई का मान इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा क्या, 2। कब, जब ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा तब। और अल्फा का मान ऐसे केस में कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड को अगर हम लोग आगे लेकर के चलते हैं तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। कैसे, एग्जांपल को पहले देखो, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। इसको गाइस आते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड कौन कर सकता है। मैं मान लेता हूं कि सोडियम क्लोराइड को मैं ले रहा हूं, ठीक है, NaCl को वाटर के अंदर हमने डाला, ये है NaCl किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। और जैसे वाटर के अंदर डाला ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, Na प्लस एक्वस प्लस क्या, Cl माइनस किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में। चलो ठीक है सर।
इसमें अल्फा मतलब 1, यानी कंप्लीटली आयोनाइज्ड जो आपने 100 लिया तो ये 100 मॉलिक्यूल्स टूटा, आपने 50 लिया तो 50 मॉलिक्यूल्स टूटा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और उसके इसमें अल्फा का मान क्या होता है 1 होता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आप देखें गाइस ऐसे केस में टी इनिशियली आप देखते हो तो ये है 100, आप 100 जरूरी नहीं मानना, आप 1 भी लेकर के चल सकते हो, ये मान लो 1 मोल था और इनिशियल स्टेज में ये कितना था 0, लेकिन टी फाइनल टाइम पे जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट किया है, कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब अल्फा अल्फा बना है, तो जितना अल्फा बनेगा वो यहां से घट जाएगा 1 माइनस अल्फा। ऐसे केस में अगर मुझे आई का मान निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को जोड़ दो, जोड़ दोगे, चलो जोड़ते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस क्या अल्फा प्लस क्या अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था, इनिशियल तो ये था ना सर 1, तो 1 नीचे रहने से कोई फायदा नहीं है, एक प्लस और एक माइनस कर दिया तो क्या बचा 1 माइनस अल्फा। और गाइस आप सोचो कि NaCl अगर डिसोसिएट करके Na प्लस और Cl माइनस बना रहा है तो ऐसे केस में आई का मान कितना होना चाहिए, आई का मान होना चाहिए 2, और मैंने कहा ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है इसलिए आई का मान क्या हो गया 1, तो ऐसे केस में अल्फा बचा, नीचे 1 का तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, और ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है इसलिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1, आप खुद जोड़ के देख लो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और NaCl के केस में क्या हो रहा था 2 हो रहा था। चलो ऐसे ही को हम लोग एक बार फिर से अप्लाई करते हैं ताकि हमको फॉर्मूला रटने की जरूरत ना पड़े, इसको मैं मिटा रहा हूं। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं गाइस, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, तो दूसरे एग्जांपल में मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, सारे एग्जांपल को देखेंगे, अभी फिलहाल ये देखो Al3 प्लस 3Cl माइनस। ऐसे केस में यहां पर और यहां पर इस दोनों के केस में मैं इनिशियल स्टेज उठा रहा हूं, और इनिशियल स्टेज में ये 1 मोल आप कंसीडर कर रहे हो, ये कितना मोल 0 और ये कितना 0, इनिशियली तो ये 0 होगा ना, लेकिन जैसे ही आप फाइनल टाइम में आओगे तो फाइनल टाइम में ऐसा टाइम आएगा ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, लेकिन उसको मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, और जितना ये अल्फा बनेगा आप देखो यहाँ 1 मोल था 1 अल्फा और ये 3 मोल है तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा, और ऐसे केस में AlCl3 कितना हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब आते हैं गाइस इस दोनों में जो हमने निकाला है, आप खुद सोचो, इस केस में अल्फा का मान 1 मैं रख रहा हूं मान करके, क्यों, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हुआ, ये मान लो, मान लिए। अब ऐसे केस में अगर आपसे कोई पूछे आई का मान कितना है तो सर 3 1 4 डिवाइडेड बाय 1 मतलब आएगा क्या 4, और मैं इससे फॉर्मूले की बेसिस पे ला करके दिखा रहा हूं आपको कैसे। आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये बेटा फाइनल आपका सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वो ये है 1 माइनस अल्फा है प्लस 3 अल्फा, तो ऐसे केस में लिखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय क्या 1, क्योंकि इनिशियल आपने कितना लिया था 1 मोल लिया था। इसको अगर आप कैलकुलेट करके देखते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा, कोई दिक्कत, 1 प्लस तो अपने जगह पे है और 3 अल्फा, अल्फा का मान यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 मतलब टोटल आई का मान कितना आ गया 4 आ गया। सर आ तो गया, समझ में आया, हाँ सर थोड़ा थोड़ा, इसको जल्दी से छापो, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसे आपको बनाना है, बेटा इसको, चलो ठीक। आपके सामने फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल सर, इस बार एग्जाम्पल है आपके सामने किस चीज का, तो वेंट ऑफ फैक्टर का, जिसमें आपको निकालना है K4FeCN का होल 6, और ये डिसोसिएट किया 4K प्लस और क्या FeCN का होल 6 4 माइनस। जल्दी 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 एक और चीज मैं बता दूं, इसमें अल्फा का मान क्या 1, यानी कि आप ये सोच लो कि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड किया है, ठीक। बना सर, क्या बेसुरा गाना गा रहे हैं, कुछ अच्छा गाइए, अच्छा गाने के लिए गला भी अच्छा होना चाहिए, सो है नहीं, हो गया। चलो अब आते हैं गाइस, फिर से क्या देखना है, क्या देखना है, ओ क्वेश्चन बनाना है, चलो ठीक है क्वेश्चन बनाते हैं। टी इनिशियल स्टेज में ये कितना था 1 मोल, और ये कितना मान रहे हैं 0, ये 0, ऐसे भी मान लो। फाइनल टाइम पे आते हैं तो सर ये बनेगा 4K है तो 4 अल्फा, और ये 1 मोल है इसलिए क्या एक बार लिखेंगे अल्फा,
और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, जितना बनेगा उतना घट जाएगा। ठीक है, आते हैं आई के लिए। आई टोटल क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था 1। तुम धुम टडंग टडंग 4 अल्फा, अल्फा का मान क्या माने थे 1, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज्ड। सर एक बात बोले क्या कि अगर अल्फा का मान 1 नहीं होगा तो जितना होगा उतना मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर अल्फा का मान कैसे आपको निकालना है, कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में कितना 40% आयोनाइज्ड हुआ है। कितना परसेंट 40%। तो वैसे केस में अल्फा का मान आप लोगे 0.4। अगर यही कह दे कि 60% आयोनाइज्ड हो रहा तो 0.6, अगर कह दे 70% आयोनाइज्ड हो रहा तो 0.7। सर समझ में आ गया क्या कि अगर कहेगा 60% तो अल्फा का मान हमें रखना है 0.6%, मल्टीप्लाई कर देना 4 से, आ जाएगा तब भी आई का मान। तो ऐसे केस में बाय द वे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि भैया ये जो है ये 40% आयोनाइज्ड किया, अब बना के दिखाओ तो सर अभी भी बन जाएगा क्या है 1 + 4 इंटू अल्फा कितना, अल्फा 40%। नहीं 40% नहीं लगाना है, 40% का कितना लिखा है 0.4। हाँ सर अब सही है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1.6 = 2.6, क्या गया वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर का मान फ्रैक्शन में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है अगर वो कंप्लीटली एनालाइज नहीं करेगा तो। ये रहा आपका क्वेश्चन और आंसर किसका, डिसोसिएशन का। तो सर क्वेश्चन आंसर हो गया? नहीं बाबू, अभी हमने डेरिवेशन सीखा है किसका, सिर्फ डिसोसिएशन का, भी एसोसिएशन की बारी बाकी हो गया बेटा। इसको फिर से क्वेश्चन दे गाइस। इस क्वेश्चन पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई मजा नहीं आने वाला है। क्या चीज के लिए, क्वेश्चन बनाने में, वरना वहां पे फंसोगे। कैसे सब फंसेंगे क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन देते हैं। Al2SO3 का होल थ्राइस ये टूटा किसमें, 2Al3 प्लस में प्लस 3SO4 2 माइनस में। और मैं क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि ये जो है वो 30% आयोनाइज्ड हुआ है। वैसे ज्यादा होगा, क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है ना। 30% आयोनाइज्ड हुआ, अब हमको बना के दिखाओ। तो सर इसका फॉर्मूला ना बताएं बेटा, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला वाला पढ़ोगे ना, स्कूल वाले सर पढ़ाते हैं, तो ऐसे फॉर्मूला में आप दिमाग रगड़ते रह जाओगे, आंसर नहीं बना पाओगे। आंसर चाहिए तो ये फॉर्मूला बनाने आपको सीखना होगा कि कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप इस फॉर्मूले का इजाद कर दो, उसी जगह बना दो। ठीक है, आते हैं सर इनिशियल लिखेंगे क्या, ये 1 मोल नहीं दिखता है सर यहाँ पे बेटा, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे क्या है 1 मोल है। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो मैं इस मोल को भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल, और यहाँ लिखा हुआ है 2 मोल। तो सर यहाँ 0 ना होगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल स्टेज है। चलो ठीक है, टी फाइनल में आते हैं। तो यहाँ टी फाइनल पे आते हैं तो ये अल्फा से डिनोट करेंगे जितना ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, और यहाँ 3 मोल है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 अल्फा। और इसमें सर तो जितना ये है कितना 1 मोल, तो ऐसे केस में लिखेंगे 1 माइनस अल्फा। आई का मान क्या है, फिर से आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएट किया ये, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। पहले सर ये वाला लिख दिए, पहले 2 ना लिखेंगे, चल ठीक है, पहले 2 लिख दिए, उसके बाद क्या अब लिख सकते हैं 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। तो सर ये वो प्लस जो है ना इसके माइनस से कट जाएगा, 3 + 4 यहाँ आ जाएगा 1 प्लस क्या 4 अल्फा। कंफर्म? सर कंफर्म है। अब ये 1 + 4 अल्फा आ गया। अगर बाय द वे ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता तो अल्फा का मान क्या होता 1, पहले देख लो। कंप्लीटली आयनाइज्ड होता तो अल्फा का मान होता 1, अल्फा 1, 4 1 5, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिन लो, 2 1 3, बिल्कुल 5 आ रहा। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, कह रहा 30%, तो 30% के लिए कितना लगाओगे 30? नहीं सर, अभी बताए थे ना 0.3 डेसिमल में लगाएंगे। तो गाइस क्या करोगे, अल्फा की जगह पे लगा दोगे 0.3, तो लगाइए दो ना, इंतजार का है 0.3। तो क्या लिखेंगे 1 + 1.2 जोड़ दो 2.2,
2 आ गया किसका मान, आई का मान। सर अब समझ में आ गया डिसोसिएशन, लेकिन बारी अभी बची हुई है किसकी, एसोसिएशन की। जल्दी से उतारो, उतार लिए, चलो ठीक है। अब डिसोसिएशन के बाद अगली बारी किसकी, एसोसिएशन की। एसोसिएशन क्या होता है सर, एसोसिएशन का मतलब होता है जुट जाना, और जब जब एसोसिएट करेगा तब तब क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है गाइस, जुड़ जाता है। जुटने से क्या क्या फैक्टर सामने आएंगे वो हम लोग देखते हैं। इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बाकी सारे लोगों ने भी इसको एक्सप्लेन किया है। एसोसिएशन को क्या एक्सप्लेन किया है कि भैया ये है CH3COOH और ये क्या कर रहा, एसोसिएट कर रहा। एसोसिएट कर रहा तो बना रहा CH3COOH और 2। बारात में आए हो, सब बात ऐसी समझ जाओगे, सुपरफिशियल नहीं। तो सर धोखा हो रहा है। इससे पहले आपने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी यही एग्जांपल ले रहे हैं एसिटिक एसिड का और एसोसिएशन भी समझा रहे हैं, ध्यान देना। मैंने वहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा था कब, जब इसको वाटर में डाले थे तब। वाटर में डालने पे ये आयनाइज्ड होगा, लेकिन मैंने इसे किस में डाला है, बेंजीन में। और रीजन भी जान लो, रीजन क्या है, ठीक है। रीजन ये है कि जैसे आप इसको वाटर के अंदर डालोगे ये CH3COO माइनस और क्या H+ में टूटेगा, किसके केस में, वाटर के केस में, क्योंकि वाटर पोलर नेचर का होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, ये डिसोसिएट कर गया किसमें, वाटर में। लेकिन बेंजीन के केस में क्या होगा, बेंजीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे, मैं दिखा रहा हूं, एक दूसरे के साथ CH3C डबल बॉन्ड O और क्या OH आ गया था बेटा, OC डबल बॉन्ड O और क्या CH3। आगे के केस में देखो, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, और ये दोनों अपने अंदर बना दिया कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो दोनों में क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ जुट जाएगा। ठीक है सर, लेकिन वाटर के साथ क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कहा वाटर किस नेचर का है, पोलर नेचर का है, और पोलर नेचर के होने की वजह से ये एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देता है। तो जब वाटर में डालोगे तब डिसोसिएशन होगा, लेकिन बेंजीन में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएशन होगा। इस बात का ख्याल रखना। और वो क्यों, रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो गाइस ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये एसोसिएट करेगा, एसोसिएट करेगा तो ये जुटेगा। अब ध्यान देना, मैं आपसे कॉमनली पूछ रहा हूं आई का मान यहां पे क्या होगा, एक से ज्यादा कि एक से कम, जल्दी बताओ। एसोसिएशन का केस है तो सर एसोसिएशन के केस में ई हो सकता है एक से कम। कैसे एक से कम होगा, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे बैलेंस करने के लिए मैंने पहले 2 ले लिया, यहां 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिया क्या, एसिटिक एसिड। लेकिन जैसे आपने पानी में डाला कितने मॉलिक्यूल्स को, 2 मॉलिक्यूल्स को, किसको, एसिटिक एसिड को, और ये 2 मॉलिक्यूल्स अंदर तो गया। आप कैलकुलेट कर रहे हो कितने मॉलिक्यूल्स को लेकर के, 2 लेकर के कर रहे हो, लेकिन अंदर जाने के बाद वो तो एसोसिएट कर गया ना, वो तो जुट करके एक पार्टिकल्स में चेंज हो गया। दिस वन इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। उसको मैंने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नेचर से मतलब नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स कितना बड़ा बन रहा, उसको एक ही चीज से मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। आपने डाले 2 लेकिन मध्य कितना गया, बन गया 1। तो 1 के केस में सर डराइएगा का, इतना कसकस के चिल्लाते हैं, हेडफोन निकालना पड़ जाता है कान से। चल ठीक है, तो एसोसिएशन के केस में ये जुट रहा है और जुटने के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहे हैं, तो आई का मान ऐसे के केस में, आई के केस में क्या होगा सर, लेस देन 1 होगा। निकाल दो, निकालते हैं तो आई का मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, आफ्टर दिस एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर 2, तो क्या आ जाएगा 0.5। तो आई का मान क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। के केस में, एसोसिएशन बाबा के केस में। और इस एसोसिएशन बाबा को आगे लेके चलते हैं भैया, आई का मान 1 हो गया। अगली बात बताओ मुझे, मोलर मास में क्या होगा, मोलर मास घटेगा कि बढ़ेगा। ऑब्वियसली सर इसका मोलर मास निकाल लें, निकाल लो। यहाँ पे मोलर मास कितना हो जाएगा, 24 + 4 + 32, ऐड कर दो
60। ये जो 60 मोलर मास है, जब ये दोनों एक साथ जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 120। अब क्या हो रहा है, मोलर मास बढ़ रहा कि घट रहा, तो सर बढ़ ना रहा है। दूसरी चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। कैसे मैं बता दूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। पहले नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना था, 2, लेकिन एसोसिएशन की वजह से क्या हो गया, एक, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन क्या होगा, घटेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा तो ऑब्वियसली ये घटेगा। इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, किससे रिलेटेड, एसोसिएशन से रिलेटेड। अब इसके बाद गाइस मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो एनसीईआरटी लाइन क्या कहता है डाइमर। कौन सा मर, डाइमर। सर जिंदा रहने वाला कोई नाम नहीं दिया गया है, नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड डाइमर। डाइमर इसलिए क्योंकि दो मॉलिक्यूल जब एक साथ एसोसिएट करेगा तो उसे कहेंगे आप डाइमर, लेकिन वही आप कहोगे ट्राइमर। सर जो ट्रिमर हो गया वही जिसे शेव करते हैं। ठीक है, ट्राइमर का मतलब 3 मॉलिक्यूल जब एक साथ एसोसिएट करेगा उसे कहेंगे ट्राइमर। वही 4 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करेगा तो सर टेट्रामर। गुड, समझ गए आप इसको डाइमर क्यों कह रहे हैं। और डाइमर किसका बनेगा, ध्यान देना, मोस्टली आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को और उसको डाल दोगे किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, तो आपको एग्जांपल दिख जाएंगे किसके, एसोसिएशन के। मैंने एक एग्जांपल दिखलाया, दूसरा एग्जांपल आपको दे दे तो कैसा एग्जांपल दे दे, C6H5COOH, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड को बेंजीन के अंदर डाल दे तो इसमें भी एसोसिएशन होगा, लाइक दिस, सेम टाइप का होगा, कुछ नहीं, बस C6H5 यहां आ जाएगा। ये भी क्या करेगा, डायमर का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर ये 3 मॉलिक्यूल्स आगे जुड़ता है तो उसे क्या कहेंगे आप, डायमर नहीं, तब उसे आप कहोगे ट्राइमर। तो डायमर का केस किसके साथ हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन, नॉट इन वाटर। वाटर के केस में क्या करेगा, डिसोसिएशन करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। आई का मान एसोसिएशन के केस में क्या होता है, लेस देन 1 रहेगा। कैसे, अब हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको। बेटा इसको चलो ठीक है मिटाते हैं। हाँ तो गाइज अगला जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं किसके बारे में, एसोसिएशन के बारे में। ये एसोसिएशन में डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे बात करेंगे। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, ये C6H5COOH, दिस वन इज अ बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड को आप ले लो 2 मोल, और ये 2 मोल एसोसिएट करके बना देगा C6H5COOH का होल कितना, 2। दैट इज द केस ऑफ डायमंड। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि बाय द वे आप इनिशियल टाइम को ले लो। इनिशियल टाइम में ये मान लो ये 100 है, 100 वोल्ट, तो इनिशियली ये क्या रहेगा, 0। टी फाइनल पे आते हैं और टी फाइनल में मैं लिख रहा हूं 100 - 50, यानी कि ये 50 मोल बाहर निकल गया। कौन, C6H5COOH। तो ये कितना बनाएगा, 25। ले सर ये का ई का गाइस सोचो कि ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर कितना मॉलिक्यूल्स बनाएगा, एक मॉलिक्यूल्स, तो 50 मॉलिक्यूल्स यहां से निकला, तो दोनों एसोसिएट करके कितना बनाएगा, 25 बनाएगा। गुड। तो यहां पर ऐसे के केस में 25 क्यों बनना, क्योंकि जब ये 50 निकल रहा C6H5, ध्यान देना, ये 2 मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर कितना मॉलिक्यूल्स बनाएगा, एक मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स एक बना रहा है तो 50 मॉलिक्यूल्स कितना बनाएगा, 25 बनाएगा। फिर से आते हैं वेट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आई, यानी कहा एसोसिएशन के केस में आई का मान क्या होगा, लेस देन 1। वो कैसे आएगा, ध्यान देना, कोड से देखना, ये खुद ब खुद आ जाएगा। 100 - 50 + 25 डिवाइडेड बाय, बोला जाए 100 - 50, 50 + 25 यानी 75 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.75। सर आ गया किसका मान, आई का मान, कि आई का मान क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब बारी है किस चीज की, फॉर्मूले की। सर फॉर्मूला ना समझाएं, फॉर्मूला भी समझा देता है, लेकिन फॉर्मूला समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको डिवाइड कर रहा हूँ अल्फा डिवाइडेड बाय 2, जो आगे मैं फॉर्मूले में इस्तेमाल करूंगा, वरना फॉर्मूला दिमाग से ओझल, याद रखना, दिमाग से ओझल हो जाएगा। फॉर्मूला बनाने सीखो, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा।
इसको मैं मिटाऊं? चलो फिर से मैं समझा रहा हूं आपको फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला में ये 150 का काम नहीं होगा। आप इसको है ये 2 मोल, लेकिन मैं मान रहा हूं इसको कितना 1 मोल इनिशियली, तो ये कितना होगा 0 होगा। अब ध्यान देना ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या मान रहे थे 50, तो यहाँ क्या होगा अल्फा डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? थोड़ा सा हाँ सर कंफ्यूज हो गए बेटा, मैंने कहा था 100 माइनस 50, बोलो हाँ हाँ सर। तो यहाँ हो रहा था 50 डिवाइडेड बाय 2, 25 आ रहा था जस्ट इससे पहले। हाँ सर आप समझ में आ गया। तो 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा डिवाइडेड बाय 2 होगा। आई का मान क्या होगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन ये क्या हो रहा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 बाय 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 हो गया। चलो मैं मान रहा हूं कि ये एसोसिएट कर रहा, लेकिन एसोसिएशन जो है वो कंप्लीट है, मतलब पूरा का पूरा एसोसिएट कर रहा। आपने 100 लिया 100 का 100 एसोसिएट कर लिया, तो उसको बोलेंगे आप कंप्लीट एसोसिएशन। और ये कंप्लीट एसोसिएशन होगा तो अल्फा का मान हो जाएगा 1। तो सर डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा से डिनोट करेंगे? नहीं बेटा, कुछ किताब में डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा से भी डिनोट किया गया है और अल्फा से भी। ध्यान से मेरी बात समझना, कुछ ऑथर का ये मानना है कि एसोसिएशन को भी अल्फा से डिनोट करेंगे और डिसोसिएशन को भी अल्फा से डिनोट करेंगे। क्लियर है? दूसरी चीज कि कुछ ऑथर ये मानते हैं कि एसोसिएशन को हम लोग डिनोट करेंगे बीटा से और डिसोसिएशन को डिनोट करेंगे किससे अल्फा से। तो करने तो हम लोग अल्फा से भी मान के आंसर आ जाएगा। ज्यादातर बुक में अल्फा ही डिनोट किया गया। ठीक है, इस पे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला बनाने से आते हैं। 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया हाफ। हाँ हाफ हो रहा बिल्कुल, यहाँ था पहले इनिशियल और यहाँ कितना था 2, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कैसे निकालना है वैल्यू ऑफ फैक्टर। वैल्यू ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सर तो आसान वाला है, इतना खींचतानी किस लिए? इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा का मान वैरी करेगा, जरूरी नहीं कि 1 दे, वो हो सकता है 0.5 रहे 0.3 रहे, तो उस वक्त आप फंस जाओगे ना। तो इसलिए ध्यान देना यहाँ पे आई का मान ऐसे के केस में यहाँ है 2 और यहाँ बन रहा 1। तो मैंने क्या कहा आफ्टर वाला ना पहले देखेंगे, आफ्टर क्या हो रहा 1, सो यहाँ पे 0 लिखी हुई बेटा। इसको आप क्यों देख रहे हो? तो फॉर्मूले के लिए ना, ये मैं कहूँ कि ये कितना मॉलिक्यूल्स बनाया, एक मॉलिक्यूल, दैट इज 1 आफ्टर, और ये बिफोर क्या था, बिफोर था 2, तभी क्या आया 0.5 और ये 0.5, दैट इज आंसर मैच कर रहा। फॉर्मूला आपके बनाने आ गया 1 माइनस अल्फा। चलो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ी तब्दीली करता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, ये आयोनाइज हुआ कितना परसेंट, तो 60%। ऐसे केस में क्या करोगे? तो सर करना क्या है, सिंपल लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फा का मान पुटअप कर देंगे, कितना परसेंट 60%, 999, इसको लगाना है 0.6% और 0.6 लगा करके डिवाइड कर दोगे आप 2 से, और 2 से डिवाइड करके बनाना, तो क्या आ जाएगा 0.3, क्या है 1 माइनस 0.3, आंसर आएगा 0.7। तभी मान कितना लेस देन 1, मतलब केस है किसका, एसोसिएशन का। तो ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो आप कहाँ, जहां पे जरूरत पड़ेगी। आई इज इक्वल टू क्या 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। कुछ किताब एन से भी रिप्रेजेंट करता है, बेटा दिमाग को ओझल बन देगा, आंसर नहीं आएगा, दिमाग ओझल बन जाएगा एट अ टाइम, आप बना लो एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाओ। मैं आपको वादा दिला रहा हूं कि इस क्वेश्चन को जो आपने अभी सॉल्व करना है उसके लिए आप ये फंडा लगाओगे ना, बहुत आसान रहेगा, एकदम अलग और यूनिक फंडा है ये याद रखना। मिटा उसको, चलिए सर मिटाया। ये तो सर डायमर वाला केस था, ट्राइमर वाले केस में क्या करेंगे ना, ये फॉर्मूला नहीं रटना है, क्योंकि ट्राइमर में अलग हम लोग बात करते हैं। ट्राइमर का मतलब क्या कि 3 मॉलिक्यूल्स को एक्स सब्सटेंस है और ये डिसोसिएट करके क्या बना दिया X3। सर ये ट्राइमर है, हाँ वो ये ट्राइमर है, और ये ट्राइमर के एग्जांपल में आ जाता है PnCl2। कितना मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, और ये डिसोसिएट करके बन जाएगा क्या PnCl2 का होल 3। बच्चा हो ऐसे थोड़ी समझ में आएगा सर, कैसे समझना पड़ेगा, ऐसे समझना पड़ेगा कि ये है फास्फोरस, ये जुटा है नाइट्रोजन के साथ, और इधर कौन क्लोरीन और इधर क्लोरीन, तो एक मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल्स फिर से आप देख लो, यहाँ पे कौन है नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन जुटा है किसके साथ, फास्फोरस के साथ, फिर ये क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन। अभी मैं इसको नहीं जोड़ रहा हूं, अभी अलग अलग रखते हैं, ठीक है। तीसरा बंदा आ जाता है यहाँ फास्फोरस, उसके साथ कौन आ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा नाइट्रोजन,
सॉरी नाइट्रोजन यहाँ रहेगा, फास्फोरस वहां चला जाएगा, नाइट्रोजन और ये फास्फोरस, और इसके साथ 2 बंदा जाता है क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, अब ध्यान देना होगा ये कि ये ट्राइमर्स बनाएगा, यानी ये 3 मॉलिक्यूल्स है, ये नाइट्रोजन के साथ इस तरह से ऐड होगा और ये डबल बॉन्ड के साथ जुटता चला जाएगा, बन गया ट्राइमर। 3 मॉलिक्यूल्स एक जगह छूट गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन जुटेगा और यहाँ पे नहीं जुटेगा, गलती हो जाता। ठीक है, तो दिस आर केस ऑफ ट्राइमर, इतना पढ़ने की जरूरत ना है। ट्राइमर है ये, देखो ना इनिशियल स्टेज में आप टी इनिशियल में इसको क्या मानोगे, 0 नहीं, कितना मानोगे 1, इसको कितना मानोगे 0, हाँ सर इसको 0 माने। टी फाइनल में क्या लिखोगे, टी फाइनल में सर हाँ 1 माइनस अल्फा, हाँ गुड, जल्दी बोलना है, 1 माइनस अल्फा मानोगे तो इसको क्या कर दोगे अल्फा बाई 2, नहीं सर अल्फा बाई 3 ना, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ एसोसिएट ना कर रहा। गुड, ये 1 माइनस अल्फा तो अल्फा डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा बल्कि 3 होगा, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर रहा, इससे पहले 2 मॉलिक्यूल्स था तो अल्फा डिवाइडेड बाय 2 हो रहा था। गुड, अब फॉर्मूला चलते हैं, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 3 बाय 1 इनिशियली, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा मतलब 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 3, सही है, फॉर्मूला तैयार। चलो इसके लिए फॉर्मूला लगा, किसके लिए, ट्राइमर के लिए। तो गाइस अल्फा का मान 1 रहेगा तो ये तो हो जाएगा 1/3 माइनस 1, उतना तो आपको पता है, लेकिन अल्फा का मान वही चेंज कर दे, बोल दे कि भैया इस बार जो है वो 30% है, तो ऐसे केस में अल्फा का मान जो आप लिखोगे 30% नहीं डालना, क्या डालना 0.3, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 3, और ये सर कट जाएगा कितने टाइम्स में 10 टाइम्स, इधर तो बड़ा हो गया सर, ये तो आंसर आ गया माइनस में, तो बड़ा डेसिमल में आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में ऐसा करो, इसको मत काटो अभी, इसको लिख दो 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 3, 3 का एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 3/3 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 3, अब आपका आंसर आ जाएगा ठीक ठाक। ठीक है, कैलकुलेट कर देना, इसी बेसिस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये एसोसिएशन भी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो डिसोसिएशन भी समझ में आया होगा, लेकिन बेटा अप्लाई कहाँ करना उस पर आते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाऊं, चलो अब एक जगह हम लोग सब चीज को लिख लेंगे, क्या चीज एक जगह पे लिख लेंगे, 3 चीजें हैं वैंट ऑफ फैक्टर में, हेडिंग दोगे वैंट ऑफ फैक्टर, एक जगह लिखोगे और इसका यूज करोगे वैंट ऑफ फैक्टर, जिसे आप कहोगे आई। 3 केस है, पहला केस है किसका, नन इलेक्ट्रोलाइट्स का, नन इलेक्ट्रोलाइट्स, ना ही ये एसोसिएट करता है ना ही डिसोसिएट करता है, ऐसे के केस में आई का मान क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू 1। दूसरा चीज, इसके केस में जो ऑब्जर्व जो वैल्यू होगी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर हो जाएगी किसके, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। दूसरा, यहां पे नन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसका मान क्या होता है, ना बढ़ता है ना घटता है, मतलब बराबर रहता है। ठीक है, लेकिन बेटा इस नन इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ करके मैं लेता हूं किसको, इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में 2 कंडीशन होता है, डिपेंड करता है कि किसमें आप डाल रहे हो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में पहला तो क्या करेगा, एसोसिएशन, तो पहला सारा एसोसिएशन थोड़ी पढ़े थे, पहला डिसोसिएशन पढ़े थे, डजंट मैटर, कोई दिक्कत थोड़ी है। आई का मान क्या हो जाएगा यहाँ लेस देन 1। ठीक है, दूसरा, इसके केस में ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, और यहां पे आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू किसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्या होगी, ज्यादा होगी। सही है, कैसे सर, आप खुद सोचो कि एसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहे हैं, तो आप जो कैलकुलेट करके लाओगे वो तो आप 2 पे ही लाओगे, डायमर अगर है तो 2 पे लाओगे, लेकिन हो कितना आ रहा है, 1 हो जा रहा है ना, तो घट जाएगा ना, तो ऑब्जर्व में कम आएगा और कैलकुलेटेड में ज्यादा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा होगा। ठीक है, एसोसिएशन के बाद तीसरा बात करते हैं जिसको आप कहते हो डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन के केस में मैं अगर आपसे बात करूं कि I ग्रेटर देन 1,
और आई का मान ग्रेटर देन 1 होगा तो ऐसे केस में आप जो ऑब्जर्व करके लाओगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो ज्यादा होगा किससे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा फॉर्मूला हर क्वेश्चन का खुद से बनाना, कोई फॉर्मूला मत रटना, इस बात को याद रखना। दूसरी चीज, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी, ध्यान देना। नन इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसमें ना ही एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा, तो इसका जो मोलर मास होगा वो वही रहेगा, मोलर मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा किसी केस में, नन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो एसोसिएशन कर रहा, इसकी मोलर मास में चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, घटेगा कि बढ़ेगा, एसोसिएट कर रहा सर बढ़ेगा, तो यहां पर मोलर मास इंक्रीज करेगा। और वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, इसके केस में मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इतना चीज आप नोट कर लोगे। नोट करने के बाद एसोसिएशन डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैन टॉप फैक्टर की बात हम लोग समझ गए। अब सर पढ़ क्या रहे थे इतना सारा चीज इसलिए पढ़ रहे थे ताकि एक चीज हमारा क्लियर हो सके। वो क्या है, ध्यान दो बेटा इसको। एक चीज जो क्लियर हो सके वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने बनाए हैं उसमें आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू और जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है दोनों इक्वल आए, उसके लिए आप क्या करोगे। पहला मैं बात करूं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आप कहते हो क्या, PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय क्या, PA0। आप इसके लिए क्या कर लो, कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला इसका होता है, तो इसके लिए सर फॉर्मूला होता है क्या, XB को भी आगे खोल सकते हो, बाद में खोलना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद दूसरा हमने बात किया था क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, डेल TB इज इक्वल टू क्या था, KB इंटू M। थर्ड पढ़े थे जिसका नाम था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, डेल TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M। लास्ट वन था OP, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें आपने लिखा था पाई इज इक्वल टू क्या, MRT या CRT, बात बराबर है। तो ऐसे केस में आपको यहां पे मल्टीप्लाई कर देना होगा किससे, I से, किससे, I से, किससे, I से, किससे, I से। सर गई से किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना ना, गई से मत करना, I से करना, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस अगर दे रहा, अगर उसमें वैन टॉप फैक्टर है, सिंपली अगर वो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं कर रहा तो आई का मान वहां पे क्या लगा देना, 1। लेकिन अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन कर रहा तो आई का मान आप निकाल करके वहां पे पुट अप करोगे। जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं सर्वसाधारण सा क्वेश्चन कि 40 ग्राम, फिर से सर वही, NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम water, the value of KB is equal to 0.52, find out the elevation of boiling point। क्वेश्चन ध्यान से देख, क्वेश्चन में इस बार सोडियम क्लोराइड नहीं है, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और इस इलेक्ट्रोलाइट्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। चलिए सर ठीक तो है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो डेल TB है, और इसके लिए आपको चाहिए आई आप कैसे डिसाइड करोगे, आप सोचो सोडियम क्लोराइड है, 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, नो डॉट, WB आपने देख लिया 40, इसका मोलर मास आपने देख लिया क्या, 40, दोनों सही है। सारी चीज वही लगाना, सिर्फ आई के बारे में सोचना कि NaCl है ना, तो NaCl है तो ये डिसोसिएट करेगा किस में, Na प्लस में, Cl माइनस में, ये कितना मोल हो गया 2, ये कितना हो गया 1, तो ऐसे केस में आई का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे आई का मान आपने डिसाइड कर लिया। Kb ऑलरेडी दिया हुआ है, Kb का मान कितना है 0.52, और गाइस M तो निकालोगे ना, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू क्या हो जाएगा WA, और WA आपका दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम को केजी में चेंज कर देना, 0.1 kg हम शॉर्ट में पुट अप कर देते हैं, डेल TB निकालना है ना। तो ऐसे केस में लिखेंगे क्या, आई का मान कितना है 2 इंटू
केबी, और केबी में इसकी वैल्यू दी गई है 0.52 इंटू एम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी कितना 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई कर दो 4 और ये कट के आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 इंटू 5.2 इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 10.4, ये आ गया डेल केबी। ये जो गाइस आपका आंसर आया ये वेंट ऑफ फैक्टर के साथ आया। अगर मैं वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल नहीं करता हूं तो मेरा आंसर इस 2 को हटा करके आएगा, मतलब 5.2 जस्ट कम हो जाएगा। लेकिन ये सोडियम क्लोराइड जाने के बाद क्या हो रहा है, डिसोसिएट कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। इसी का इस्तेमाल करना है वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर पे, और वैसे ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। कहां पे किस तरह से इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है वो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, पहले जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग, मिटा दें। चलो इधर मैं मिटा रहा हूं गाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, एट कितने डिग्री पे 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे केस में 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, वैसे सब जगह 4 ही ऑप्शन देता है। 0.1 मोल NaCl, बी में आते हैं 0.1 mkCl, सी में आते हैं 0.1 m क्या Na2SO4, एक और ऑप्शन दे दिया 0.1 m Al2SO4 का होल थाइस। चलिए सॉल्व किया जाए। कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू I इंटू एम इंटू आर इंटू टी, सही है। चलो ठीक, वैसे एक चीज पे ध्यान दो, वो क्या है, यहाँ 0.1 मोल 0.1 0.1 0.1 यानी एम 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 सबका बराबर। चलो एम को काट देता है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सबका बराबर होगा। और टेम्परेचर पहले दिया है 37 डिग्री, इसके लिए भी 37, इसके लिए भी 37, इसके लिए भी 37, इसके लिए भी 37, ठीक, सबका बराबर। तो ऐसे केस में पाई बराबर हुआ किसके, आई के, और आई क्या है आपका वेंट ऑफ फैक्टर। अब आ जाओ NaCl के केस में कितना आएगा 2, थोड़ी देख लो Na प्लस Cl माइनस KCl, ये डिसोसिएट करके कितना आएगा 2, Na2SO4 2 Na प्लस और SO4 2 माइनस, टोटल आ जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 2 और 3, ये क्या हो जाएगा 5। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर देखना। चलो आते हैं कॉमन से क्वेश्चन के ऊपर, जो बोर्ड का क्वेश्चन होता है, जिससे अब हमको सहारा मिलेगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड is heated to its boiling point. The solution has boiling point 100.18 degree. Determine Bantoff factor for trichloroacetic acid. Kb दिया हुआ है 0.512। आपको यहाँ पे निकालना है किसका मान, I का मान, कि I क्या हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें आते हैं 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली 1 मोलर का मतलब क्या, एंड कैसे मोलर लाने के लिए आपको चाहिए क्या, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी आप मान लो कितना केजी है 1, कितना मोल 1, और ये कट के 1 आ जाएगा, इसी को बोलते हैं 1 मोलर एक्वल। तो एम का मान हो गया 1। दूसरी चीज एम के बाद आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, क्योंकि यहाँ पे निकालना है केवी। तो केवी में यहाँ पे आपको दिया गया है केवी का मान 0.512 केवी दिया हुआ है। आते हैं किसके ऊपर, डेल टीवी निकालने के लिए। तो डेल टीवी निकालने के लिए आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, एक जरूरत पड़ेगी टीवी की और दूसरा क्या, टीवी नॉट। और क्वेश्चन में आपके पास टीवी का दिया हुआ है 100.18, ठीक है। इसको क्या करोगे 273 से ऐड कर देना। तो सर आपने 273.15 से किया था तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी चलेगा 273.18, और यहाँ पे
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्वेश्चन में ध्यान दो, टीबी नॉट दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कितना डिग्री होता है 100 डिग्री होता है, और इसको केल्विन में चेंज कर देना, ये आपका आ जाएगा 2, एक मिनट मतलब यहाँ पे छूट गया, 373.18 और यहाँ हो जाएगा 373 केल्विन। दोनों हो गया। डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे, डेल टीवी निकालने के लिए लिखेंगे टीवी माइनस क्या, टीवी नॉट, और टीवी आपका दिया हुआ है कितना 373.18 माइनस 373, तो ये आ जाएगा 0.18 केल्विन। ये आ गया। और गाइस आगे कंटिन्यूस करते हैं, फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, डेल टीवी इज इक्वल टू, बोला जाए पहले वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, आई इंटू आगे के बी इंटू फिर एम, ठीक है। आई का मान निकालना है तो आई को बाहर कर दो, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टीवी होगा डिवाइडेड बाय के बी इंटू एम होगा। हाँ सर, डेल टीवी क्या दिया हुआ है, आराम 0.18 डिवाइडेड बाय के बी का मान 0.512 इंटू एम 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 1 तो क्या हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाय 0.512। आंसर तो लिख के भेजते नहीं हो तुम लोग, इवन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, लो तुम लोग जितना खटाना खटा लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 0.35 यह गया आपका आंसर, किसका, आई का। तो ये बताओ कि एसोसिएट कर रहा है डिसोसिएट कर रहा, जल्दी। आई का मान क्या लेस देन 1 है तो क्या होगा, ये एसोसिएट करेगा। ये नहीं पूछ रहा था, ये आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ रहा था जो आपको बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ, सुमिटा स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl to be dissolved in 37.2 gram of water lower the freezing point 2 degree. Assume that the NaCl undergoes complete dissociation. KF दिया हुआ 1.86, इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है WB, और इस बार वेंट ऑफ फैक्टर को ऐड करके देखिए। आते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl यानी WB आपको निकालना है। WB क्या हो जाएगा, टू बी डिसॉल्व इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। NaCl को डिसॉल्व किया गया, NaCl, ठीक है। 35.5 क्लोरीन का और 23 तो ये हो जाएगा 58.5, ठीक है। आगे लो, आगे कहता है लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप कह सकते हो 2 केल्विन। कैसे, मैंने वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी किया था, कैसे 2 डिग्री को केल्विन में आप चेंज करोगे, यहाँ पे 273 से ऐड नहीं करना अगर डिफरेंसेस है तो। आगे कहता है टू बी डिसॉल्व, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ WA इज इक्वल टू 37.2 ग्राम वाटर का मास। एज्यूम दैट NaCl अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी सोडियम क्लोराइड कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, ये क्या दिया क्वेश्चन में, तो आप बताओ कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा 2, क्लियर। केएफ दिया हुआ 1.86, ये वो नहीं बनेगा अपने से, करो ना थोड़ा सा मेहनत बस आ जाएगा आंसर। डेल टीएफ लाना, डेल टीएफ दिया हुआ तो ऐसे केस में लिखेंगे डेल टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू क्या बोला जाए, KF इंटू एम। एम तो नहीं है, एम लाना है गाइस, ध्यान दें। क्या हो जाएगा WB इंटू 1000, कब, जब ये ग्राम में रहेगा तब, चल 1000 लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। निकालना क्या है, निकालना है WB। एक काम करो WB भैया इधर आ जाओ, आगे की तरफ प्रस्थान कर दो, WB यहाँ से बाहर, ठीक है। अब क्या नीचे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जाने के बाद यहाँ लिखाएगा डेल TF इंटू MB इंटू WA डिवाइडेड बाय I इंटू KF इंटू अच्छा ना WB इंटू 1000, लेकिन WB तो निकालना है ना, इसलिए यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 1000। इसमें पुटअप कर दें, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ सर क्वेश्चन बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमको लिख के भेजना है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर आप कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। आज की सेवा यहीं पे समाप्त की जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए। बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुका है इस पूरे गर्मी में। थैंक यू।